नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं सौदा आपका। सबसे पहले बात करते हैं कमोडिटी बाजार की। आईएमएफ के ग्लोबल ग्रोथ फोकस घटाने और अमेरिका के खराब आंकड़ों से सोने की चमक बढ़ गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये $1150 के पास पहुंच गया है, जो पिछले 2 हफ्ते का ऊपरी स्तर है। चांदी में भी तेजी आई है और ये 3.5 महीने के हाईज को छू रहा है। वहीं कच्चे तेल में भारी तेजी आई है, लेकिन भारतीय बाजार आपकी स्क्रीन पर क्रूड आज तेजी के साथ खुल रहा है। 3,227 का भाव क्रूड में ऑलमोस्ट 3% की बढ़त को छूने वाला है। क्रूड नेचुरल गैस में भी तेजी $161.50 के भाव के साथ नेचुरल गैस खुल रहा है। चांदी में भी मजबूती देखने को मिल रही है। 37,380 का भाव चांदी में दिख रहा है। तो वहीं सोने की भी अगर बात करें तो सोना भी आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेजी है उसी मोमेंटम को कंटिन्यू कर रहा है। बेस मेटल्स रखते हैं आपके सामने 344 का भाव कॉपर में। निकल में भी कॉपर की तरह हरे निशान में कारोबार हो रहा है। तेजी के साथ कॉपर और निकल। एल्यूमिनियम भी इसी मोमेंटम को मेंटेन करते हुए ₹100 के भाव पर हरे निशान पर ओपन होते हुए। लेड में भी आज तेजी ही देखने को मिल रही है। $106.40 का भाव लेड में। जिंक भी तेजी। तो पूरा जो बेस मेटल का पैक है आज वो तेजी के साथ खुल रहा है हरे निशान के साथ। सोया भी 3,722 के साथ ओपन हो रहा है। यहां पर भी तेजी ही देखने को मिल रही है। कुछ और एग्री कमोडिटीज पर नजर डालते हैं। सरसों 4,658 के साथ हरे निशान पर खुलता हुआ %.5% की तेजी यहां पर नजर आ रही है। चना दबाव में 5,115 का भाव लाल निशान पर खुल रहा है। मसालों में धनिये में भी आज हम कमजोरी देख रहे हैं। 11,461 का भाव। जीरा 15,765 पर है फिलहाल। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट जियोफिनकॉम ट्रेड के वैभव चुड़ासमा। गुड मॉर्निंग वैभव। बाजार खुल चुके हैं, कितनी टिकाऊ है कच्चे तेल की तेजी? क्या करने की सलाह होगी क्रूड में? गुड मॉर्निंग। हम क्रूड में एक अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। यहाँ पे पिछले 1 महीने का जो कंसोलिडेशन फेज था वो एक क्रॉस कर चुका है क्रूड अभी अपसाइड। टेक्निकल लेवल्स की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल WTI क्रूड $47 का जो रेसिस्टेंस लेवल था वो क्रॉस कर चुका है। ऑलमोस्ट $49.20 पे अभी ट्रेड कर रहा है। एमसीएक्स लेवल की बात करें तो जो 3100 लेवल एक रेसिस्टेंस लेवल बना हुआ था वो क्रॉस कर चुका है। कल हमने ऑलमोस्ट 4% की तेजी देखी थी। आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर 3150 तक एक पुल बैक आता है क्रूड में तो यहाँ पे बाय बना के चल सकते हैं ट्रेडर्स, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 3080 और टारगेट रहेगा 3270। ऑफकोर्स ट्रेडर्स की नजर यहाँ पे EIA जो डेटा निकल के आने वाले हैं आज इन्वेंट्री के उसके ऊपर टिकी हुई रहेगी। API ने ऑफकोर्स सपोर्ट किया है 1.2 मिलियन बैरल्स के निगेटिव हमने इन्वेंट्री कल देखी थी अगेंस्ट फोकस्ट ऑफ 1.75 मिलियन बैरल्स। तो यहाँ पे क्रूड में एक हम तेजी दिखाई दे सकती है आने वाले दिनों में। लेकिन साथ ही में सोने और चांदी में भी हम तेजी ही देख रहे हैं। इसमें क्या करने की सलाह होगी? गोल्ड और सिल्वर? पिछले वीक में हमने नॉन फार्म पेरोल डेटा देखा था, उसके बाद गोल्ड सिल्वर में एक अच्छी खासी बढ़त देखने मिली थी। पिछले 2 दिन में गोल्ड ऑलमोस्ट 3% अप रहा है और सिल्वर ने भी ऑलमोस्ट 6 to 7% गेन कर चुका है। यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में हम बाय की सलाह देंगे। एमसीएक्स अगर लेवल्स की बात करें तो यहाँ पे 26,580 पे ट्रेडर बाय बना के चल सकते पोजीशन, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 26,440। ऊपर में 26,750 तक का टारगेट बना के चल सकते हैं। ओके। और चांदी में भी बाय की ही सलाह है आपकी। लेकिन आपसे समझना चाहूंगी मैं कि बेस मेटल्स में क्या करने की सलाह देंगे? आज भारतीय कमोडिटी बाजार में सारे ही बेस मेटल्स हरे निशान पर खुले हैं। शॉर्ट टर्म की अगर बेस मेटल्स की बात करें तो लेड, जिंक और एल्यूमिनियम कहीं ना कहीं दबाव में दिख रहे हैं। यहाँ पे हम लेड, जिंक और एल्यूमिनियम बाय की सलाह नहीं देंगे। लेकिन अब कॉपर की बात करें तो नीचे में 330 to 333 का अच्छा खासा सपोर्ट कॉपर ले रहा है। ऊपर में 348 to 350 तक का रेसिस्टेंस ले रहा है। तो ये एक अच्छा खासा रेंज हो चुका है कॉपर का। अगर हम पुल बैक देखते हैं 343 तक कॉपर में एमसीएक्स लेवल्स पे, तो यहाँ पे ट्रेडर्स बाइक बना के चल सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 339.50 का। ऊपर में 348.50 to 349 लेवल्स तक हमें दिखाई दे सकते हैं इंट्राडे में। शुक्रिया वैभव से बात करने के लिए। जियोफिनकॉम ट्रेड के वैभव चुड़ासमा हमारे साथ है। कमोडिटी बाजार के खुलते किन लेवल्स पर रखे नजर, ये बताते हुए कमोडिटी बाजार का ताजा अपडेट हम आपको दिन भर CNBC आवाज में देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद शुगर शेयरों में क्यों है तेजी, आखिर चीनी के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे ISMA के DG अविनाश वर्मा और साथ ही शोभा के वाइस चेयरमैन और MD JC शर्मा से जानेंगे उनके रिजल्ट्स के बारे में।
एक नजर बाजारों पर डाल लेते हैं। सेंसेक्स में अभी फिलहाल हमें 57 अंकों की मजबूती दिख रही है, 26,992 पर सेंसेक्स है। वहीं निफ्टी की अगर बात करें तो करीब 11 अंकों की बढ़त है, 8,163 पर निफ्टी में कारोबार हो रहा है। मिड कैप में भी 36 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन हाँ बैंक निफ्टी दबाव में नजर आ रहे हैं। सुबह भले ही ये एक हरे निशान के साथ खुले थे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी में 4 अंकों की गिरावट है। 17,599 600 के बीच में है बैंक निफ्टी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर नजर डालें तो राहत की बात है कि फिलहाल ये रेशियो एडवांसेस की तरफ है, यानी ज्यादा शेयर्स हैं जो बढ़ रहे हैं। 902 शेयर है जो बढ़ने वाले हैं, इसके मुकाबले 422 शेयर है जो पिट रहे हैं फिलहाल बाजार में। निफ्टी में केन इंडिया, ओएनजीसी, वेदांता और गेल, इन सभी में हम ऑलमोस्ट अच्छी खासी बढ़त के साथ कारोबार देख रहे हैं। मारुति में भी बढ़त के साथ कारोबार, बजाज ऑटो, पीएनबी और ल्यूपिन भी बढ़त पर हैं, लेकिन एचसीएल टेक, भारती एयरटेल, विप्रो, आईसीआईसीआई बैंक, यहां से दबाव है, बाजार को झेलना पड़ रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट भी आज दबाव के साथ खुले हैं। एचयूएल, टाटा स्टील भी आज प्रेशर में है। लेकिन शुगर स्टॉक्स पर जरूर नजर डालिए, सभी जबरदस्त बढ़त के साथ कारोबार कर रहे। धामपुर शुगर 10% से ज्यादा की बढ़त, द्वारकी शुगर में भी ऑलमोस्ट 20% की बढ़त, श्री रेणुका बजाज। और ये रैली हमने चीनी के स्टॉक्स में कल से ही देखी है। कल से एक तेजी आई है, जिस तरह के इंटरनेशनल संकेत मिल रहे हैं, जिस तरह के घरेलू संकेत मिल रहे हैं कि सरकार कुछ अच्छे कदम उठा सकती है। राणा शुगर, डालमिया भारत शुगर, बलरामपुर चीनी, ईआईडी पैरी, सभी में तेजी है। और साथ ही में ये तेजी आपके त्योहारों की मिठास को बढ़ाएगी या घटाएगी, समझते हैं। चीनी की कीमतें पिछले 2 महीने में करीब 25% बढ़ गई है। सरकार ने इस साल 40 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट का कोटा तय किया है। देश समेत पूरी दुनिया में इस साल चीनी उत्पादन में कमी का अनुमान है। ऐसे में चीनी कंपनियों के शेयरों में भी हरकत दिख रही है हमें कल से ही लगातार। कितनी राहत की बात है ये शुगर सेक्टर के लिए, और आगे फेस्टिव सीजन में चीनी की कीमतें कैसी रह सकती हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं इस्मा की डायरेक्टर जनरल अविनाश वर्मा। नमस्ते अविनाश जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज में। सेंटिमेंट चीनी का सुधर रहा है, इसका असर चीनी शेयरों पर भी दिख रहा है। क्या इस सीजन से उम्मीदें रखते हैं आप? जी बिल्कुल। आई मीन 3-4 साल इंडस्ट्री की काफी बुरी हालत हुई थी, बट अब चूंकि ग्लोबल मार्केट में हम लोग देख रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन है कि वहां शॉर्टेज होगा, डेफिसिट होगी, और हम लोग इंडिया से करीब 40 लाख टन का एक्सपोर्ट करने के हम लोग की टारगेट है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो जब डेफिसिट है वर्ल्ड मार्केट में, ग्लोबल प्राइसेस इंप्रूव कर रहा है, करीब 30% की इंप्रूवमेंट है पिछले 2-3 महीने में, तो ये सब देखने से अब अंदेशा हमें ये लग रहा है कि हम लोग ये 40 लाख टन एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और अगर ये 40 लाख टन हम एक्सपोर्ट कर लिए अगले साल, तो अगला साल हमारा काफी बेहतर रहेगा। हमारी डोमेस्टिक प्राइसेस जो बहुत जोरों से गिरी थी, करीब 10 रुपए प्रति किलो से गिरी थी पिछले 1 सालों में, उसमें काफी इंप्रूवमेंट होने की आशा है। आपके लिए तो ये अच्छी खबर है, लेकिन आईएसओ ने भी माना है कि इस साल चीनी का प्रोडक्शन कम रह सकता है। दाम 2 महीने में 25% ऑलरेडी बढ़ चुके हैं और फेस्टिव सीजन दस्तक दे रहा है। अविनाश जी, क्या और दाम बढ़ेंगे एंड कंज्यूमर के लिए? देखिए, ऐसा है कि हम लोग को ये क्लियरली देखना पड़ेगा कि जो चीनी का दाम पिछले साल अक्टूबर में था, अभी वो जो प्राइस अभी गया है, अभी भी करीब 4 रुपये 3 रुपये पिछले अक्टूबर से कम है। इसीलिए जो रिकवरी है अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं किया है। अभी भी जो प्राइस हमें एक्समिल मिल रहा है, डिस्पाइट द इंप्रूवमेंट इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, अभी भी हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से करीब 3 रुपये 3.5 रुपये नीचे है। इसीलिए रिकवरी और होना जरूरी है ताकि हम अपना कॉस्ट रिकवर कर पाए। दूसरा मुद्दा है कि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन हम लोगों ने डाउनवर्ड्स रिवाइज किया है करीब 28 मिलियन से 27 मिलियन टन शुगर, बट 27 मिलियन टन शुगर का प्रोडक्शन भी जो हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन है उससे थोड़ी सी ज्यादा ही है। तो हमारा नेट जो सोल्यूशन निकलता है, हमको जो इंडस्ट्री को जो हमें निकालना है कष्ट से, वो रहेगा कि हम ये 40 लाख टन ग्लोबल मार्केट पे को एक्सपोर्ट कर पाए। अभी रिसेंटली जो इंप्रूवमेंट हुआ है, मेरा ये विश्वास है, उसका मेन कारण है कि जो हमें अब समझ में आ रहा है, हमें अब विश्वास हो रहा है कि हम ये 40 लाख टन ग्लोबल मार्केट को एक्सपोर्ट कर पाएंगे, बिकॉज ग्लोबल मार्केट में डेफिसिट नजर आ रहा है अगले 1 साल, ग्लोबल मार्केट प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, और हम ये 40 लाख टन अगर एक्सपोर्ट कर पाए तो हमारी डोमेस्टिक प्राइसेस और थोड़ी ऊपर रिकवर करेगी।
तो आपको लग रहा है कि ये 40 लाख टन का जो एक्सपोर्ट का टारगेट है वो अपने लक्ष्य को पूरी तरह से आप हासिल कर पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है दिख रही है अभी? जी, अब विश्वास थोड़ा ज्यादा हो रहा है क्योंकि ग्लोबल प्राइसेस ऊपर मूव कर रहे हैं और ग्लोबल डेफिसिट भी अब लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमें विश्वास ज्यादा हो रहा है कि हम 40 लाख टन एक्सपोर्ट कर पाएंगे। चलिए, ये तो इंटरनेशनल जो ट्रिगर्स है उस पर बात हुई, लेकिन ये बताइए जून में जो 6,000 करोड़ रुपए का सॉफ्ट लोन सरकार ने ऑफर किया था, इसका कितना फायदा मिल रहा है सेक्टर को? देखिए, ये जो 6,000 करोड़ का जो सॉफ्ट लोन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था, इसकी जो इंटरेस्ट जो बेयरिंग जो भारत सरकार ने बोला था कि हम इंटरेस्ट इसका बेयर करेंगे, वो सिर्फ 1 साल के लिए बोला था 10% तक। तो जो राहत इंडस्ट्री को मिलेगी सिर्फ 1 साल का इंटरेस्ट बर्डन, वो भी 10% तक ही मिलेगी। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स इसका जो इंटरेस्ट बर्डन है वो इंडस्ट्री को ही बेयर करना है। हाउएवर 6,000 करोड़ में से जो मेरा इंफॉर्मेशन है, करीब 3,500 साढ़े 3,000 करोड़ ही डिसबर्स हो पाया है। 2,500 करोड़ 3,000 करोड़ के अंदेशा अभी डिसबर्स नहीं हो पाए हैं। भारत सरकार ने डेट एक्सटेंड किया है 16 अक्टूबर तक। अब देखिए और कितना इसमें से डिसबर्स हो पाता है। धन्यवाद अविनाश जी, हमसे बात करने के लिए। इस्मा के डायरेक्टर जनरल अविनाश वर्मा हमारे साथ थे, बातचीत कर रहे थे कि शुगर स्टॉक्स में जो एक तेजी दिख रही है, इसका फायदा कंपनियों को कैसे मिल रहा है। इंटरनेशनल ट्रिगर्स हैं, कुछ डोमेस्टिक ट्रिगर्स हैं, और ये अपने एक्सपोर्ट टारगेट को मीट करते हुए दिख रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। लेकिन बढ़ते हैं आगे। शेयरों पर सलाह देने के लिए मेरे साथ नेटवर्क स्टॉक ब्रोकिंग के हेड टेक्निकल एनालिस्ट मानव चोपड़ा जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग मानव। निफ्टी में आज आप क्या करने की सलाह दे रहे हैं? हम बहुत ही सपाट कारोबार अभी तो फिलहाल देख रहे हैं निफ्टी में। अब भले ही 24 अंकों की बढ़त वापस आ गई है निफ्टी में, लेकिन आज आप निफ्टी में क्या स्ट्रैटेजी रखेंगे मानव? देखिए, जो इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी का ऑन दी लोअर साइड है अराउंड 8130 टू 8150 लेवल्स, एंड कहीं ना कहीं हमने नोटिस किया कि कल भी और आज भी वो लेवल के आसपास निफ्टी आके एक शार्प बाइंग के संकेत हुए हैं, और आज भी लोअर लेवल से निफ्टी ने जिस तरीका का एक रिवर्सल फॉर्मेशन बनाया है ऑन द 60 मिनट चार्ट, आई थिंक इसका जो इंपॉर्टेंट हाई है 8180 का, आई थिंक इंट्राडे बेसिस के आसपास वहाँ पे ही चल रहा है। वहाँ से अगर एक ब्रेकआउट आएगा तो हमें एक शार्प मोमेंटम रैली देखने मिल सकती है अप टू दी लेवल्स ऑफ 8250 टू 8280 तक मैक्सिमम ऑन दी अपसाइड। सो आई थिंक फॉर द शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव जो मोमेंटम प्ले है उसको राइड करना चाहिए, एंड लोअर साइड में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर बनता है तो 8150 और 8140 के स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। चलिए, इसी नोट पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे मार्केट एक्सपर्ट मयूरेश जोशी। साथ ही सोबा डेवलपर का मैनेजमेंट भी हमारे साथ होगा अपने पूरे परफॉर्मेंस पर बातचीत करने के लिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। रियल एस्टेट सेक्टर में सुस्ती खत्म होती नहीं दिखाई दे रही है। शोभा के बिक्री आंकड़ों को देखकर तो यही लग रहा है शोभा डेवलपर की कुल बिक्री पिछले साल के मुकाबले करीब 10% गिरी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है शोभा डेवलपर के वाइस चेयरमैन और एमडी जीसी शर्मा। नमस्ते मिस्टर शर्मा, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज में। उतना कोई खास क्वार्टर नहीं रहा ये आपके लिए, तो जिस तरह के रिजल्ट सामने आए हैं, क्या फाइनेंशियल ईयर 2016 के गाइडेंस को मीट करने में दिक्कत आएगी? क्या आप इसे कम करेंगे? नहीं, फिलहाल हमारा कोई इरादा गाइडेंस कम करने का नहीं है, लेकिन जो दिक्कतें आई है हमारी इंडस्ट्री को, उसको देखते हुए अगर आप देखेंगे तो हमारा जो है फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर में और क्वार्टर के अंदर में वॉल्यूम में ग्रोथ हुई है, और जहां तक प्राइस रियलाइजेशन की बात आती है उसमें कमी आई है। जहां तक बेंगलोर का सवाल है, हमने 1.3 मिलियन स्क्वायर फीट पहले 6 माह में काम किया है, सेल किया है, जो कि 20-22% ज़्यादा है पिछले साल के मुकाबले। और अदर रीजन्स के अंदर में हमारी सेल ओवरऑल कम हुई है, जिस वजह से थोड़ा सा इम्पेक्ट आया है हमारी गाइडेंस के अंदर में है। अभी फेस्टिव सीजन शुरू हो रहे हैं, और हमारा मानना है कि इस फेस्टिव सीजन इंटरेस्ट रेट का रिडक्शन और कहीं न कहीं जहां पर एक जो डिमांड है रियल एस्टेट की, वो ज़्यादा दिन तक तो जो है दबी नहीं रह सकती है, उसको ध्यान में रखते हुए, प्राइसेज को देखते हुए हम मानते हैं कि जो सेकेंड हाफ है वो पहले हाफ के मुकाबले बेहतर जाएगा।
लेकिन और क्या रीजंस रहे, आपको क्या लगता है, क्या ये पूरी सेंटिमेंट की बात है? सेल्स में जिस तरह का हम दबाव देख रहे हैं, क्या वजह रही हैं इन इतने अच्छे नंबर्स नहीं आए? देखिए, ये एक एक्सपर्ट्स का विषय हो सकता है कि भी आज जहां पर कमर्शियल स्पेस का अब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है, स्मार्ट सिटीज की तरफ काम हो रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, वाइट कॉलर्स जॉब्स बढ़ रहे हैं, उस कंटेक्स्ट के अंदर में चूंकि हमारी जो इकोनॉमी जो है समवे स्लगिश है, एक्सपोर्ट स्लगिश है, कहीं न कहीं उसका कुछ असर जो है हमारे इस नंबर्स में दिख रहा है, क्योंकि जो कस्टमर्स आज अपनी पूंजी लगाता है या फिर जो बाजार से लोन लेता है, ही हैज टू बी मोर कॉन्फिडेंट एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर। तो हम तो समझते हैं कि जो कहीं न कहीं सेंटिमेंट्स जो है, इट इज होल्डिंग बैक द कंज्यूमर्स to exercise their right to buy a home which right now is available at the right price. तो आप अब क्या संदेश क्या होगा अपने शेयर होल्डर्स के लिए, अपने मार्केट के लिए, अपने इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इन नंबर्स के साथ प्रेशर में दिख रहे हैं? ना, ऐसी कोई बात नहीं, प्रेशर की बात नहीं। हमारा जो, जैसे मैंने कहा कि पहले 6 महीने की जो परफॉर्मेंस है पिछले 6 महीने से बेहतर है, वॉल्यूम्स पहले से बेहतर है, मार्जिन्स अभी भी प्रोटेक्टेड है। आप और हम जो कंपेयर कर रहे हैं कि हमने जो एक ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो एक्सपेक्ट किया था इस साल के शुरुआत के अंदर में, गाइडेंस देते वक्त के अंदर में, विजावी सर्टेन थिंग्स हैड नॉट हैपेंड एंड ओवरऑल इकोनॉमी हैज नॉट बिहेव्ड। अभी तो वर्ल्ड बैंक जो है, गवर्नमेंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सब हमारे जो फोरकास्ट है जीडीपी की उसको लोअर कर रहे हैं। तो जैसे जैसे जीडीपी के अंदर में आज जो फोरकास्ट लोअर हो रही है, वैसे वैसे सब चीजों के अंदर में भी जो है कहीं न कहीं प्रेशर आपको दिखाई दे रहा है। जो वीक डिमांड है, क्या इसको और बढ़ाने के लिए, डिमांड को बढ़ाने के लिए क्या हम एक प्राइस करेक्शन की उम्मीद रख सकते हैं? नहीं, प्राइस करेक्शन तो आज आपको दिख रहे हैं कि इस इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट के अंदर में ओवरऑल प्राइसेस तो अभी भी स्टेबल हैं करके। और जहां तक आप अपने जो बार बार एम्फेसिस कर रहे हैं कि वीक मार्केट है, हमने 22.5% का जो है ग्रोथ करी है बेंगलोर मार्केट में पहले 6 महीने में पिछले साल के मुकाबले। और जहां तक शोभा का खुद का अपना ताल्लुक है, तो वी हैव एंटिसिपेटेड इन एडवांस कि आने वाले समय के अंदर में जो है आपको प्राइस पॉइंट्स एंट्री के कम करने पड़ेंगे। इसी वजह से हमने हमारी ड्रीम सीरीज में जो ड्रीम मेकर्स प्रोजेक्ट लॉन्च किया है वो आज 35 लाख प्लस में अवेलेबल है, एंड उस वजह से हमारी बेंगलोर की ग्रोथ भी अच्छी हुई है। तो हम अपनी तरफ से जो है प्राइस को न बढ़ा के ड्रीम सीरीज को ला के जो भी कुछ कर सकते हैं कर रहे हैं। थोड़ा बहुत मैक्रो इन्वायरमेंट में हमें सपोर्ट चाहिए, और अगर इस अगले 6 महीने में अगर आता है तो निश्चित रूप से अगले 6 महीने के जो हमारे फिगर्स होंगे वो बेटर होंगे। चलिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं। जीसी शर्मा जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और शोभा लिमिटेड के वाइस चेयरमैन और एमडी जीसी शर्मा हमारे साथ अपने नतीजों पर बातचीत करते हुए आगे की क्वार्टर्स और फेस्टिवल सीजन पर रहेगी कंपनी की नजर। मेरे साथ हमारे मार्केट एक्सपर्ट मयूरेश जोशी भी जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग मयूरेश, आपसे समझना चाहूंगी शोभा लिमिटेड एट दिस पॉइंट इन नंबर्स के साथ आपको कैसे दिख रही है? मॉर्निंग प्रियंका जी, ऐसे डिस्क्लेमर आई थिंक हम कवर नहीं करते, लेकिन जैसे मैं मैनेजमेंट को सुन रहा था और जैसे मैंने कंपनी के रिपोर्ट्स देखे हैं, डेफिनेटली आई थिंक स्लो डाउन रियल एस्टेट सेक्टर के लिए आई थिंक इज प्लेइंग ऑन इस बैलेंस शीट इज वेल। जो सेल्स का गाइडेंस था काफी कंपनियों का, जो साउथ बेस्ड थी रियलिटी कंपनीज, लॉट ऑफ दिस कंपनीज हैव प्रॉब्ली मिस्ड देयर गाइडेंस। नए लॉन्चेस जो नए सिटीज में हो रहे हैं, वी आर नॉट सीइंग द डिमांड पिकअप। आई थिंक विद द रेट कट दैट हैज प्रॉब्ली टेकन प्लेस और जो फेस्टिव डिमांड की हम बात करते हैं, अगर आई थिंक देयर इज सम अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी इन दीज फैक्टर्स, प्री सेल्स में पिकअप दिखेगा। अगर प्री सेल्स में पिकअप दिखता है तो डेफिनेटली सी इंप्रूवमेंट इन नंबर्स। मुझे नहीं लगता आई थिंक सेकंड हाफ तक कोई इंप्रूवमेंट दिखेगी। तो आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग रियल एस्टेट टू गो थ्रू दैट पेन। कैश फ्लोज विल स्टिल रिमेन कंस्ट्रेंट फॉर अ लॉट ऑफ दीज कंपनीज। तो मुझे लगता है अभी भी आई थिंक हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आर द बेस्ट वे टू प्ले इट। आई थिंक LIC हाउसिंग हम नीचे के लेवल से भी रिकमेंड कर ही रहे थे। हमें अभी भी लगता है आई थिंक देयर इज स्टिल सफिशिएंट अपसाइड इन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। तो HFCs आर द वे टू प्ले द रियल एस्टेट सेक्टर इन आवर ओपिनियन। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर, लेकिन ब्रेक के बाद मयूरेश जोशी और मानव चोपड़ा हमारे साथ बने हुए हैं शेयरों से जुड़े आपके सवालों का जवाब देने के लिए। वापस आइए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर एक नजर। सुस्त शुरुआत के बाद बाजार ने पकड़ी हल्की रफ्तार। सेंसेक्स 27,000 के पार, निफ्टी 0.25% से ज्यादा ऊपर, बैंक निफ्टी भी आया हरे निशान में। ग्रोथ को लेकर आईएमएफ ने बजाई खतरे की घंटी। 2015 के लिए भारत का ग्रोथ अनुमान 7.5 से घटाकर 7.3 किया। ग्लोबल ग्रोथ का लक्ष्य भी घटाया। India clearly stands out amongst the other nations in terms of all the improvement in the macroeconomic factors. Tremendous opportunities across various segments. There's a lot of confidence on both sides. कॉर्पोरेट इंडिया को भारत की ग्रोथ स्टोरी पर है पूरा भरोसा। कहा, भारत है एकमात्र चमकता सितारा। We have introduced the GST bill in Parliament. We are hopeful to roll it out in 2016. प्रधानमंत्री को 2016 में जीएसटी लागू होने की पूरी उम्मीद। बंगलुरु में इंडो जर्मन समिट में कहा, देश में बिजनेस के बेहतर माहौल के लिए प्रतिबद्ध। एचसीसी को लग सकता है तगड़ा झटका। लवासा प्रोजेक्ट को मिला 200 एकड़ जमीन लौटाने का आदेश। अगले हफ्ते आएगा कैफे कॉफी डे का आईपीओ। प्राइस बैंड 316 से 328 रुपए प्रति शेयर तय। आईपीओ की जानकारी देने के लिए आज कंपनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और कॉल ड्रॉप रोकने की सरकार की नई कोशिश। स्पेक्ट्रम लेने से पहले कंपनियों को कॉल ड्रॉप रोकने की देनी पड़ सकती है गारंटी। तो हमारे साथ हैं मार्केट के दो एक्सपर्ट, नेटवर्क स्टॉक ब्रोकिंग के हेड टेक्निकल एनालिस्ट मानव चोपड़ा और एंजल ब्रोकिंग के मयूरेश जोशी। सीधा रुख करते हैं अपने दर्शकों के सवालों का, जोड़ते हैं उन्हें सौदा आपका से और जवाब देते हैं उनके सवालों का। दिलीप है मेरे साथ रायपुर से। नमस्ते दिलीप जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास जिस पर आप सवाल पूछना चाहते हैं? नमस्ते, मेरा आईडीबीआई क्या है 80.4 के भाव से 100 शेयर, तो क्या करना है उसमें? ओके, और आपका टाइम फ्रेम क्या है सर? आप इसमें ट्रेडिंग के लिहाज से आए हैं, छोटे टाइम फ्रेम में निकलना चाहते हैं या लंबी अवधि के लिए रुकने का मूड बना रहे हैं? मैं ट्रेडिंग के लिहाज से इसको खरीदा था। ओके, आईडीबीआई के 100 शेयर में इन्हें अभी 30 पैसे पर शेयर का नुकसान हो रहा है। मानव, आईडीबीआई के चार्ट स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखते हैं और दिलीप कामत के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, करंट लेवल्स में तो मैं उन्हें होल्ड करने की सलाह दूंगा। बेसिकली स्टॉक ने एक बहुत शार्प रैली देखी है फ्रॉम इट्स रीसेंट लोज ऑफ 55 एंड वहाँ से एक शार्प रैली देखने के बाद यूजुअली हमें कंसोलिडेशन फेज देखने मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है आईडीबीआई में देखने के लिए कि ये स्टॉक में प्राइस करेक्शन देखने नहीं मिला, एक साइडवेज ट्रेंड में ही चल रहा है। तो जस्ट बिकॉज उन्होंने ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए लिया है, मेरा ऐसा मानना है कि एक स्टॉप लॉस होना बहुत जरूरी है। करंट लेवल्स में मैं उनको सलाह दूंगा कि 76 का एटलीस्ट एक स्टॉप लॉस बना के रखें एंड जो नेक्स्ट अपसाइड रैली आने की संभावना रहेगी वो रहेगा 82 का इसका अपसाइड ब्रेकआउट पॉइंट है। सो वंस 82 इज एक्सीडेड तो इसका जो अपसाइड एक टारगेट्स विल ओपन अप टू एज हाई एज 90 से 95। सो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी अगर वो अभी होल्ड करते हैं 76 के साथ, आई थिंक इन नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स उन्हें एक अच्छा रिटर्न आने की संभावना है। लेकिन दिलीप जी जरूर ध्यान रखें, मानव आपको सलाह दे रहे हैं कि एक 76 रुपए का आईडीबीआई में स्टॉप लॉस, इसका ख्याल जरूर रखें और 82 तक के लेवल्स का इंतजार करें। इसमें प्रणव से बात करते हैं, नासिक से जुड़ गए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग प्रणव, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? गुड मॉर्निंग, मेरे पास सन फार्मा एडवांस के 500 शेयर है और 440 के रेट में लिया हुआ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके, और अभी फिलहाल 55 रुपए 80 पैसे का नुकसान प्रणव जी को उठाना पड़ रहा है। मयूरेश जी, सन फार्मा एडवांस, आपको ये कंपनी कैसे दिखती है और लंबी अवधि का नजरिया है यहाँ प्रणव का? ठीक है जी, आई थिंक थोड़ा जो एक सेटबैक मिला था नॉन अप्रूवल की वजह से, डिसअप्रूवल की वजह से, आई थिंक उसकी वजह से स्टॉक में एक गिरावट देखी है हमने। लेकिन आई थिंक अगर हम स्पार्क जैसी कंपनी की एक एनालिसिस करें तो आई थिंक देयर इज अ लॉट टू बी डन इन टर्म्स ऑफ कीपेक्स। और जिस दिन आई थिंक मॉलिक्यूल्स एडवांस स्टेज पे जाते हैं, मोनेटाइजेशन की स्टेज पे जाते हैं, आई थिंक दैट इज द डे यू प्रॉब्ली सी रिएक्शन इन स्टॉक प्राइस। हैविंग सेड दैट, आई थिंक एज अ डिस्क्लेमर, आई थिंक स्पार्क हम कवर नहीं करते, बट इसकी जो कंपनी दूसरी कंपनी पेरेंट कंपनी
सन फार्मा, आई थिंक वी आर एक्सट्रीमली बुलिश ऑन दैट कंपनी. तो मुझे लगता है आई थिंक जो रैनबैक्सिकोड रिलेटेड इश्यूज थे FY16 में, तो ग्रेटर पार्ट रेजोल्यूशंस विल स्टार्ट कमिंग थ्रू इन FY17. FY17 के जो नंबर्स दर्शाए जाएंगे वुड बी फार बेटर इन टर्म्स ऑफ एबिटा मार्जिन, रिटर्न ऑन इक्विटी. सो एज अ कॉरोलरी आई थिंक मुझे लगता है आई थिंक सन फार्मा, स्पार्क दोनों स्टॉक्स होल्ड किए जा सकते हैं क्योंकि इनका लंबा नजरिया है. प्लीज होल्ड ऑन टू द स्टॉक्स. लेकिन ये ध्यान रखें कि FY17 से सन फार्मा के नंबर्स अच्छे आएंगे एंड स्पार्क इज डिपेंडेंट ऑन अ लॉट ऑफ मॉलिक्यूल डेवलपमेंट्स. सो यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड प्रॉब्ली द लॉन्ग टर्म व्यू दैट यू आर होल्डिंग ऑन टू. और अब दिल्ली से बृजभूषण है हमारे साथ अपने सवाल के साथ. नमस्ते बृजभूषण जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मैडम मेरे पास अशोक लेलैंड है और मैं ये चाहता हूँ कि इसको शिफ्ट करके क्या DLF में शिफ्ट हो जाऊँ क्या? मैं ट्रेडर हूँ थोड़ा मैडम, ताकि मैं उसको, हाँ ताकि मैं जो है ना मतलब उसमें ट्रेडिंग कर सकूँ. इसमें ट्रेडिंग नहीं मिल रही मैडम मुझे. अच्छा चलिए, वो एक सवाल वाला शेयर दिखता है मुझे जी, समझ में आ गया. लेकिन अभी आपको यहाँ पर मुनाफा भी हो रहा है, 12 रुपए 40 पैसे के मुनाफे पर आप बैठे हुए हैं बृजभूषण जी. मानव, आपने सुना यहाँ बृजभूषण गुप्ता का सवाल, आप क्या सलाह देंगे? अशोक लेलैंड से निकलकर क्या DLF में जाए? उनकी जो परेशानी कि वो इसमें ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हैं, क्या राय होगी इनके लिए सर? देखिए, अगर आप नोटिस भी करेंगे तो अशोक लेलैंड ने ऑलरेडी बहुत अच्छी रैली दे चुका है एंड फॉर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव अगर इन्हें जिस तरह के गेन्स हो रहे हैं, आई थिंक यू शुड डेफिनेटली लुक टू बुक प्रॉफिट्स बिकॉज अपसाइड में 96 और 98 के रेजिस्टेंस है. एंड यहाँ पे ऑफन हमने देखा है कि स्टॉक हिस्टोरिकली पिछले महीने भी वहाँ से आके एक रिवर्सल फॉर्मेशन दिया है. बट मैं उन्हें DLF में जाने की सलाह नहीं दूंगा बिकॉज इनफैक्ट DLF भी एक ऐसा स्टॉक है कि वो अपने अपर ट्रेडिंग बैंड के आसपास पहुंच चुका है जहाँ से मुझे लगता है एक प्राइस में गिरावट आ सकती है. तो DLF के बदले मैं उन्हें सलाह दूंगा अगर वो कुछ करना चाहे तो ही शुड डेफिनेटली लुक फॉर बाइंग एक्सिस बैंक एट द करंट लेवल्स. उसका एक सिंपल रीजन है बिकॉज मुझे काफ़ी हद तक बैंकिंग स्टॉक्स में एक बॉटम आउट फॉर्मेशन लग रहा है एंड अपसाइड में बैंक स्पेसिफिकली एक्सिस बैंक ने जो फॉर्मेशन बनाया है मुझे लगता है यहाँ से और अपसाइड एटलीस्ट 6 to 8% की रैली आने की संभावना है नेक्स्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस. सो एक्सिस बैंक में बाय करने की सलाह दूंगा. स्टॉप लॉस वो चाहे तो एक्सिस बैंक में एक पोजिशनल स्टॉप लॉस 485 का लगा सकते हैं. मेरा इसका अपसाइड टारगेट एटलीस्ट 570 का रहेगा नेक्स्ट 1 month. लेते हैं एक ब्रेक यहाँ पर, लेकिन अभी और भी कई सवाल बाकी. हमारे दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं सौदा आपका के साथ, पूछ रहे अपने सवाल, उनके जवाबों के साथ हम अभी हाजिर हो रहे हैं. आप देख रहे हैं सौदा आपका, सीधा रुक करते हैं आप ही के सवालों का. मुंबई से मेरे साथ देवानंद जी जुड़ गए हैं. नमस्ते देवानंद जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास सर? नमस्ते देवानंद मलाड से बोल रहा हूँ. मेरे पास RIIL है ना 390 के भाव से 25 शेयर्स है और राज टीवी है ना 2350 62 के भाव से. तो अगले 2 साल में मैं कितना हो सकता है ये दोनों शेयर्स? ओके, अगले 2 साल के टारगेट समझना चाहते हैं आप हमारे गेस्ट से, लेकिन दोनों में फिलहाल इन्हें नुकसान हो रहा है. एक RIIL का शेयर है और दूसरा राज टीवी. महेश, क्या आप इन दोनों को कवर करते हैं? आप बता पाएंगे इनके बारे में, RIIL और राज टीवी, क्योंकि 2 साल का नजरिया यहाँ देवानंद जी का. नहीं, अनफॉर्चुनेटली आई थिंक मैं ट्रैक नहीं करता, लेकिन ऑल्टरनेट शेयर्स जरूर सजेस्ट करना चाहूंगा. आई थिंक अगर ये प्राइवेट बैंक्स में एक्सिस या ICICI बैंक देखते हैं तो आई थिंक मुझे लगता है 2 साल के नजरिए से आई थिंक काफी अच्छे रिटर्न बनाए जा सकते हैं. नंबर्स थोड़े से आई थिंक सॉफ्ट रहने की उम्मीद है Q2 में इन टर्म्स ऑफ हाउ एसेट क्वालिटी विल पैन आउट इन एब्सोल्यूट नंबर्स. बट जैसे इनकी बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट ग्रोथ है जो हम उम्मीद करें 26 and 22% रिस्पेक्टिवली ओवर द नेक्स्ट 2 years, मुझे लगता है काफी अच्छे विकल्प हो सकते हैं. सिमिलरली आई थिंक अगर फार्मा में देखना चाहते हैं तो अरबिंदो फार्मा डिक्लाइंस पे अगर इनको मिलता है तो आई थिंक एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है. इंजेक्टेबल्स मार्केट काफी ह्यूज एड्रेसेबल मार्केट साइज है, मार्जिन अच्छे
होते हैं। 18 से 20 इंजेक्टेबल्स की अप्रूवल्स की उम्मीद है मैनेजमेंट को अगले 2 साल में। ANDA पाइपलाइन स्ट्रॉन्ग है। इनके जो एक्विजिशंस किए इन्होंने एक्टिविस्ट और नेट्रॉल के 80% ऑफ द बिजनेसेस ड्रिवन बाय फॉर्मुलेशंस। यूएस मार्केट एड्रेसेबल साइज इटसेल्फ इज वेरी ह्यूज फॉर द ARV मार्केट और वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव नहीं है। तो आई थिंक ऑल्टरनेटिवली क्वालिटेटिव स्टॉक्स में अगर निवेश करते हैं इन अ स्टैगर्ड वे ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स, अगले 2 साल में अच्छे रिटर्न बना सकेंगे। साथ ही मानव आपसे भी RIL पर एक व्यू लेना चाहूंगी। ये चार्ट्स पर आपको कैसा दिखता है? नुकसान पर अभी फिलहाल देवानंद जी बैठे हुए हैं इसमें। एक्चुअली इनके जो भी 2 स्टॉक होल्डिंग्स है दोनों काफ़ी अंडर परफॉर्मर स्टॉक्स रहे हैं इन द पास्ट। एंड अगर आप इनका लॉन्ग टर्म चार्ट्स भी देखेंगे तो ये स्टॉक काफ़ी टाइम से एक डाउनवर्ड ट्रेंड में ही है। सो होल्डिंग ऑन टू दिस स्टॉक फॉर नेक्स्ट 2 years आई थिंक स्टॉक मे बी गिव अ बाउंस फ्रॉम द लोअर लेवल्स, बट उसका ये मतलब नहीं है कि ये स्टॉक चीप लग रहे हैं या ओवरसोल्ड लेवल में से बाउंस करेंगे। दैट इज़ द ओनली रीज़न। बट मेरा ये मानना है कि इन्हें डेफिनेटली ये दोनों स्टॉक में से एग्जिट करना चाहिए एंड यू शुड बाय इनटू गुड लार्ज कैप स्टॉक्स, बिकॉज हमने जो गिरावट देखी है मार्केट में काफ़ी स्टॉक्स एक बहुत अच्छे ओवरसोल्ड एंड लॉन्ग टर्म सपोर्ट चैनल्स के पास आ चुके हैं। जैसे मयूरेश ने भी बताया, एक्सिस बैंक एक स्टॉक है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड एट दीज करंट लेवल्स कहीं ना कहीं यहाँ से एक शॉर्ट टर्म में भी एटलीस्ट 10-15% का रैली दिख रहा है एंड लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव ऑल्सो लुक्स क्वाइट बुलिश। द अदर स्टॉक दैट आई वुड लाइक टू रिकमेंड इज टाइटन इंडस्ट्रीज। स्टॉक ने जिस तरह का गिरावट देखा इन पास्ट few months, the stock is already down by 25-30% एंड ऐसी गिरावट के बाद अगर कोई स्टॉक लिया जाए जिसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंटैक्ट है तो कहीं ना कहीं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आई थिंक ही विल बी एबल टू मेक गुड प्रॉफिट्स। और अब विनायक से बात करते हैं, रोहतक से जुड़ गए हमारे साथ। नमस्ते विनायक जी, बताइए सर कौन सा शेयर है आपके पास? मेरे पास GSPL के हैं 1000 शेयर 100 के भाव के। ओके, और आप समझना चाहते हैं कि इसमें क्या करें, क्योंकि आपको इसमें 27 रुपए 40 पैसे पर शेयर का नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। 2-3 साल के लिए मैं इसको रख सकता हूँ इनको। ओके, आपका नजरिया लंबा है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए विनायक जी। मयूरेश, GSPL लेंडर्स को के कुछ कंसर्न्स हमें पिछले हफ्ते देखने को मिले हैं। डेट को लेकर के GSPL की सिचुएशन कैसी लग रही है, और ऐसे में अगर विनायक जैसे लोग जो 2-3 साल का नजरिया रखकर GSPL से जुड़ते हैं उनके लिए क्या सलाह होगी? काफी डिफिकल्ट कॉल होगा प्रियंका जी, आई थिंक, क्योंकि कमोडिटी साइकिल जैसे पैन आउट हो रही है, नॉट रियली श्योर व्हेन द कमोडिटी साइकिल ए विल स्टार्ट टर्निंग अराउंड। क्लियरली आई थिंक जैसे एक डबल हिट लेते हैं काफी फेरस या नॉन फेरस कंपनीज बोथ, रियलाइजेशंस आप देख रहे हैं कि काफी नीचे स्तर पे आ गए हैं फॉर एनी कमोडिटी, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, आयरन ओर। सो इन दैट सेंस इटसेल्फ आई थिंक जो इनपुट कॉस्ट होती है इनकी वो शायद ऑफसेट नहीं कर पाएगी द फॉल इन रियलाइजेशंस। दैट पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज जो वॉल्यूम डिग्रोथ होती है, बिकॉज डिमांड इज स्टिल नॉट कैचिंग अप, और इतना ज्यादा सप्लाई है ओवरसीज मार्केट्स में, एंड इवन डोमेस्टिक डिमांड इटसेल्फ इज नॉट कैचिंग अप टू द काइंड ऑफ यूटिलाइजेशन लेवल्स दैट दीज प्लांट्स आर ऑपरेटिंग एट करंटली। मुझे लगता है आई थिंक एक डबल हिट सी आती है बॉटम लाइन पे। सो यू आर नॉट रियली श्योर कि Q2, Q3 में कमोडिटी साइकिल कब टर्न होगा। हालांकि इनका 2 से 3 साल का नजरिया है और ये स्टॉक अच्छा कर सकते हैं, अज्यूमिंग आई थिंक अ लॉट ऑफ द इश्यूज रिलेटेड टू बैलेंस शीट, जैसे आपने कहा डेट है, देयर आर अ फ्यू कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज। आई थिंक यू आर नॉट रियली श्योर इन टर्म्स ऑफ हाउ कैश फ्लोज विल पैन आउट। तो मुझे लगता है आई थिंक देयर आर मच बेटर स्टॉक्स दैट यू कैन प्रॉब्ली लुक एट। अगर आप IT क्षेत्र भी देखते हैं तो मुझे लगता है जो Q1 में एक सॉफ्टनेस दिखी थी बिकॉज ऑफ वेज कॉस्ट एंड वीजा कॉस्ट, आई थिंक दोज कॉस्ट विल स्लोली एंड स्टेडली स्टार्ट रिसीडिंग फ्रॉम Q2। यूटिलाइजेशन लेवल्स इंप्रूव हो सकते हैं। तो समथिंग लाइक एन इन्फोसिस इज वेरी वी बिलीव आवर कन्विक्शन स्टिल लाइज। तो इन्फोसिस भी अगर डिक्लाइंस में मिलता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बिल्कुल इन्वेस्टर देख सकते हैं। लेते एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर। ब्रेक के बाद शेयरों पर सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे अपने दोनों मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ। आप देख रहे हैं सौदा आपका, मेरे साथ जुड़ रहे हैं अक्षय बंगलुरु से अपने सवाल के साथ। नमस्ते अक्षय, बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आपके पास जिन पर आप सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ जी नमस्ते, मेरा सवाल है, मैंने उत्तम गलवा 400 शेयर लिया हुआ है 39 रुपीज पे, और मिडिल ईस्ट फॉर्च्यून 400 शेयर लिया हुआ है 73 रुपीज 65 पैसा से, ट्रेडिंग के नजरिया से फॉर शॉर्ट टर्म 1 मंथ।
ओके, उत्तम गालवा में आपको नुकसान हो रहा है, लेकिन मेटलिस्ट में आपको 3 रुपए 25 पैसे का फायदा हो रहा है यहाँ पर। समझते हैं मानव से कि आपको क्या करना चाहिए इसमें। मानव जी, उत्तम गालवा है इनके पास जिसमें ये नुकसान पर बैठे हैं, मेटलिस्ट फोर्जिंग में इन्हें मुनाफा हो रहा है। क्या इस मुनाफे को अभी बुक कर लें, इंतजार करें, और उत्तम गालवा में क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले उत्तम गालवा के बारे में मैं अपडेट देना चाहूँगा। स्टॉक अगर आप देखेंगे भी तो इसका जो लॉन्ग टर्म चार्ट है 2010 से स्टॉक अभी भी डाउन ट्रेंड में है एंड लास्ट कई महीनों से स्टॉक एक साइडवेज ट्रेंड में चल रहा है। सो मेरे हिसाब से अपसाइड ये स्टॉक का कैप है अराउंड 40 लेवल्स। मुझे नहीं लगता है स्टॉक 40 लेवल्स भी ब्रीच कर पाएगा एंड पॉसिबिलिटी है अगर इसका ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है विच इज़ अ बेरिश ट्रेंड, सो आगे जाके उत्तम गालवा में और भी डाउन साइड इन्हें लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली ये स्टॉक में से एग्जिट करें। इनका जो दूसरा स्टॉक है मेटल फॉर्जिंग, इट्स क्वाइट एन एराटिक स्टॉक। अगर आप देखेंगे भी तो लास्ट कई हफ्तों से ये स्टॉक थिन वॉल्यूम्स के साथ अपर सर्किट्स लगा रहा है, इन्हें पैसे मिल रहा है। सो डेफिनेटली ही शुड मूव आउट ऑफ दिस स्टॉक एंड ही शुड गेट इनटू द स्टॉक्स जिनका ओवरऑल जो पैटर्न स्ट्रक्चर है और स्टॉक्स में इतना एराटिक मोमेंटम नहीं हो, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर ये स्टॉक में लोअर सर्किट लगना चालू हो जाए, वापस इन्हें एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं मिले, तो डेफिनेटली इस स्टॉक में से एग्जिट करें। एंड मैंने इसके पहले एक्सिस बैंक एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए कॉल दिया, तो उसमें अगर वो चाहे तो ही कैन लुक टू बाय एक्सिस बैंक फॉर एन अपसाइड ऑफ 10%। ओके, और अब रुक करते हैं मुंबई का, क्योंकि यहाँ असित जुड़ गए हमारे साथ मुंबई से। गुड मॉर्निंग असित, बताइए कौन सा शेयर है जिस पर सवाल पूछना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग मैडम, मेरे पास गुजरात एनआरई कोक है, 10,000 शेयर है, 8 रुपए के भाव में मैंने 1 साल पहले लिया है। ओके। और दूसरा है रेमंड 428, वो 2,000 है, वो भी 1 साल पहले लिया है मैडम। तो अभी मेरे को क्या करना चाहिए मैडम, होल्ड करूँ कि क्या करूँ मैडम? ओके, पुरानी खरीद रही है आपकी दोनों में ही, और आपको रेमन में भी फायदा भी हो रहा है 30 रुपए 55 पैसे का मैं देख रही हूँ, लेकिन हाँ ये ऑफसेट हो जा रहा है। गुजरात एनआरई कोक में ये लॉस में बैठे में 10,000 शेयर होल्ड करते हैं। महेश, गुजरात एनआरई कोक और रेमंड क्या सलाह देंगे? पुरानी खरीद है आसिफ जी की, अब एट दिस पॉइंट इनको क्या करना चाहिए, क्या राय होगी? प्रियंका जी, आई थिंक जहां तक गुजरात एनआरई का सवाल है, आई थिंक काफी रेगुलेटरी कंसर्न्स है, बैलेंस शीट इश्यूज हैं, तो आई थिंक आई प्रेफर टू स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। जहां तक रेमंड का सवाल है, आई थिंक क्लियरली नंबर्स आर शोइंग साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट। डेट इक्विटी अगर आप देखते हैं फॉर द क्वार्टर गॉन बाय हैज कम डाउन मार्जिनली फ्रॉम 1.07 to 1.04। नेट वर्किंग कैपिटल में थोड़ी इंक्रीज देखी है हमने, बिकॉज देयर वर सम कंस्ट्रेंट इश्यूज ऑन द वर्किंग कैपिटल साइकिल। हाउएवर आई थिंक टॉप लाइन ग्रोथ हैज बीन क्वाइट रीजनेबल फॉर अ कंपनी लाइक रेमंड, और लॉसेस कर्टेल करने में आई थिंक मैनेजमेंट हैज बीन क्वाइट सक्सेसफुल। तो आई थिंक अगले 2 से 3 क्वार्टर देखना पड़ेगा कि हाउ सक्सेसफुल आई थिंक देयर टेक्सटाइल्स डिवीजन विल परफॉर्म स्पेसिफिकली, और अगर ये अच्छी ग्रोथ दिखाते हैं तो आई थिंक दे माइट कम बैक इनटू प्रॉफिट्स बाय FY17। बट अगेन आई थिंक द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स नीड टू बी वॉच्ड आउट वेरी केयरफुली। यही स्पेस में आई थिंक जो हमारी एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन वो है सीआरएम सिल्क मिल्स। हमें लगता है आई थिंक जो ब्लेंडेड फैब्रिक्स हैं विच अकाउंट फॉर 75% ऑफ इट्स ओवरऑल रेवेन्यू पाई, आई थिंक इज डूइंग एक्सीडिंगली वेल। उसमें 9-10% की वॉल्यूम ग्रोथ दिख रही है। गारमेंट डिवीजन जो 18% कंट्रीब्यूट करता है, दैट इज ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली। डेट इक्विटी अच्छा खासा कम करने की कोशिश है कंपनी की, और हमारे खुद के अनुमान में आई थिंक द डिविडेंड पे आउट शुड इंक्रीज फ्रॉम 10 रुपीज टू 15 रुपीज ओवर द नेक्स्ट 2 years। तो मुझे लगता है एज एन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट टू रेमंड, आई थिंक सीआरएम सिल्क मिल्स ऑन डिक्लाइन इज समथिंग दैट इन्वेस्टर कैन लुक एट। ओके, तो इसी के साथ एक नजर बाजारों में डाल लेते हैं। सेंसेक्स में अभी हमें 117 अंकों की बढ़त दिख रही है। सुबह बहुत सपाट कारोबार हो रहा था, लेकिन उन लेवल से ऊपर आते हुए बाजार। निफ्टी में 28 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार, मिड कैप में भी 43 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है यहाँ पर। यानी सुबह हमने जिस एक बाजार की ओपनिंग देखी थी उन लेवल से ऊपर आ रहे हैं बाजार। तो बाजार की चाल पर रहेगी नजर। आपके शेयरों पे सवालों के जवाब भी हम देंगे। वक्त है ब्रेक का, अभी वापस आ रहे हैं। और अब आपकी स्क्रीन में एक ऐसा स्टॉक रखेंगे जिसने पिछले 3 महीने में 90% की कमाई दी है। हम बात कर रहे हैं NIIT की, और इसमें तेजी हमें 3 महीने में 90% का उछाल देखने को मिला है। और कल NIIT ने लॉन्च किया अपना एक डिजिटल इनिशिएटिव NIIT TV, और इसके बाद भी स्टॉक में 20% की तेजी देखने को मिली। अपर सर्किट में दिख रहा था स्टॉक, आज भी इसमें तेजी के साथ कारोबार हो रहा है, 3.5% से ज्यादा की तेजी। और NIIT के CEO हमारे साथ जुड़ गए हैं
राहुल पटवर्धन। स्वागत है मिस्टर पटवर्धन। सबसे पहला सवाल तो यही कि क्या है ये NIIT TV, क्या करने वाले इसके जरिए NIIT? Good morning and my apologies, but I will speak in English. I'm better at English. NIIT TV is an initiative to liberate Indian citizens from the constraints of access to high quality education because of time, place, money, and language. Today, NIIT TV, while we are the largest private sector skills training organization, skill training in many different disciplines. We have 350 centers and we are all over India, and we operate in many schools and colleges as well as with companies. We still touch a very small percentage of the Indian population. What we have done with NIIT TV is to take what we are doing inside our 25,000 classes all over India and make it and throw the doors open and take it to every Indian citizen who has connectivity either in the form of a computer or a tablet or a smartphone. And it's free. Students can access any part of India, all the courses that NIIT brings onto this platform, and it will remain. So, Mr. Patwardhan, क्या इसका इंटीग्रेशन आप लोगों का जो स्किल इंडिया से आप लोगों का जो एक है कि आप स्किल इंडिया के तहत भी काफी ट्रेनिंग देंगे, तो ये उससे जोड़ा जाएगा? Yes, this would be a very good platform through which we will be able to address the large numbers that are required to be trained in Skill India, because the multi-technology platform with this kind of reach will make it possible for anybody who wants to acquire a skill in any subject to be able to do so through NIIT TV. We have started with only about 20 to 30 courses, but we will be rapidly adding many more courses in many different subject areas, very similar to what you see with a e-retailing portal where you have many products available, and each month there are many new products available on the platform. So अभी 20 से 30 कोर्सेज होंगे, लेकिन आपका टारगेट क्या होगा? कितने स्टूडेंट्स को आप NIIT रीच कर पाएगा इस NIIT TV इनिशिएटिव के जरिए? Today we reach less than 1 million students at all our physical centers of NIIT. If I add the schools that we deliver education into in the form of courseware and the form of faculty, private schools, government schools, maybe we reach less than 5 million people all over India. This platform provides us the potential to reach 100 million people. So how long it will take to get there is very early and very difficult for me to say, but platform will enable us to grow and reach much larger numbers than we are currently being able to reach. Mr. Patwardhan, इससे कमाई किस तरह से होगी? Good question. The first thing is that because we are reaching a very small number of people through our physical centers, and people who only know that they can come to our center or who have the money to pay for a course at our center or who can learn in English, only these people actually are reached by us in terms of our communication. With this platform now, we will have an experience of engagement with much larger numbers of Indians who will then experience our services for free to begin with online. And these are not just traditional e-learning programs. Somewhere in India, but then they will realize that there are value-added services. For example, if somebody joins a Java course on the NIIT TV platform, which we have offered right now, he or she can do the entire course, can learn everything. After that, if they want a job, or if they want a placement service, or they want to get a formal certification of performance, they have to come to a on value-added. ओके, तो थोड़ी सी आवाज सुनने में हमें दिक्कत हो रही थी, लेकिन ये जरूर समझ में आ गया कि NIIT TV अपने टारगेट्स को बढ़ाएगा, अपने क्लासरूम से जितनी रीच है उससे भी ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचने की कोशिश होने वाली है। इस NIIT TV प्रोग्राम के तहत इंटरनेट पे लॉग इन करके क्लासेस अटेंड कर पाएंगे स्टूडेंट, लेकिन अगर उन्हें प्लेसमेंट चाहिए तब उन्हें NIIT से जुड़ करके प्लेसमेंट भी मिलेगा। अभी 20 से 30 कोर्सेज लेकर आई है, लेकिन हम कल से ही NIIT में जबरदस्त तेजी देखने और हमारी इस बातचीत के
दौरान ही देखिए 4% से ऊपर जा चुका है ये स्टॉक। मयूरेश, NIIT आपको कैसा दिखता है? ये स्किल डेवलपमेंट में इसका योगदान रहने वाला है, सरकार के साथ कई टाई-अप्स किए हैं, लेकिन अब एक NIIT TV नाम से एक नया ग्रैंड प्रोजेक्ट अपना लेकर आ रहे हैं, ये आपको कैसी दिखती है कंपनी सर? अनफॉर्चुनेटली प्रियंका जी कवरेज भी नहीं है, लेकिन नंबर्स आई थिंक बिल्कुल देखना चाहूंगा मैं, तो आई थिंक वन रियली नीड्स टू लुक एट द नंबर्स फॉर तब से। बिल्कुल, तो ये एक्चुअली किस तरह से पैन आउट होता है इस पर नजर रहेगी। लेकिन आज NIIT के स्टॉक में जबरदस्त तेजी हम देख रहे हैं सुबह से ही लगातार। मानव, NIIT आपको ये स्टॉक कैसा दिखता है चार्ट पर? पूरे 3 महीने में हमने देखा है कि 90% ये चढ़ा है स्टॉक। कल से जब से ये NIIT TV का अनाउंसमेंट आया है तब से भी हम एक तेजी देख रहे हैं। ये चार्ट पर आप कैसे देख रहे हैं इसे? बिल्कुल, जैसे आपने बताया ना, स्टॉक हैज़ बीन अ कंप्लीट आउट परफॉर्मर इन द मार्केट्स एंड स्टॉक का जो मोमेंटम ट्रेंड रहा है वो काफ़ी एक्टिव रहा है। इनफैक्ट रिसेंटली आप देखेंगे भी तो लास्ट एक हफ्ते के चार्ट्स में स्टॉक 65 के लेवल से 90 तक आ चुका है, विच इज़ अ गुड रैली ऑफ 35-40% इन एक्सट्रीम शॉर्ट टाइम। द इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें है कि इसके वॉल्यूम्स काफ़ी एक्टिव हैं, बट नेवरदलेस प्रियंका मुझे लगता है कि नियर टर्म पर्सपेक्टिव में इसमें ज़्यादा अपसाइड नहीं रहेगा, बिकॉज ऑलरेडी स्टॉक बहुत ओवरबॉट जोन में आ चुका है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज़ नॉट फेवरेबल फॉर एनी फ्रेश एंट्री, बट अगर किसने ऑलरेडी खरीदा हुआ है तो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड कि उसको आप होल्ड करके रख सकते हैं, बिकॉज ये जो मोमेंटम रैली है दिस कैन टेक द स्टॉक अप टू द लेवल्स ऑफ 100 and 110 एंड डेफिनेटली आई वुड रेकमेंड कि अपसाइड लेवल्स में आए ये स्टॉक तो एक बार तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। लेते हैं एक ब्रेक यहाँ पर, लेकिन ब्रेक के बाद सौदा आपका में सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और साथ में जानेंगे ब्रोकरेजेस की क्या राय बन रही है भारतीय कंपनियों पर भी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। दिग्गज FIIs ब्रोकरेजेस कई कंपनियों पर अपनी राय दे रहे हैं, तो किन शेयरों की रेटिंग बढ़ी है और किस पर खरीदारी की सलाह है, बताने के लिए मेरे साथ है हमारी सहयोगी नियति। नियति, क्या है आज ब्रोकरेज की रिपोर्ट में? आज शुरुआत सबसे पहले घरेलू ब्रोकरेज हाउस से करेंगे। मोतीलाल ओसवाल ने इनिशिएट किया है अपना कवरेज मुथूट फाइनेंस पर। खरीदारी की सलाह के साथ ये अपनी कवरेज शुरू कर रहे हैं। टारगेट प्राइस 234 रुपए तक का दिया है। करंट मार्केट प्राइस से 44% का एक अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पर देख रहे हैं। कंपनी जो ग्रोथ है वो ट्रैक पे वापस आ रही है। अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे इसका स्टॉक यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। 4200 ब्रांचेस कंपनी के आसपास है और जिसमें ग्रोथ रिवाइवल में यहाँ पर मदद मिलेगी। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट यहाँ पर स्टेबलाइज हुआ है। कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इसकी कम हुई है। मार्जिन्स बेहतर होंगे और ऑपरेटिंग लेवरेज के कारण मुनाफे में यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी आपको यहाँ पे अच्छी होगी। खरीदारी करके चलिए 234 तक के लक्ष्य आपको मोतीलाल ओसवाल बता रहे हैं मुथूट फाइनेंस के लिए। क्रेडिट स्विस ने आज सन फार्मा को आउट परफॉर्म की रेटिंग मेंटेन की है। टारगेट प्राइस 4% के आसपास इन्होंने बढ़ाया है। 1040 तक के लक्ष्य आपको ये काउंटर दिखा सकता है। कंपनी ने डिफाइन किया है अपने जो फोकस है उसको किया है उन्होंने डर्मा पे, यानी स्किन, आई और OTC ड्रग्स यानी ओवर द काउंटर जो ड्रग्स होती हैं उन पर इनका फोकस अब बढ़ा है। और हालांकि ये धीरे धीरे बढ़ाएंगे, मगर इनका मानना है कि 2020 तक ब्रांडेड सेल्स कुल बिक्री में 8 से 10% तक का कंट्रीब्यूशन कर सकती है, जिसके कारण इनकी ग्रोथ सस्टेन हो सकेगी। नियर टर्म कैटलिस्ट की वजह से कई सारे कंसेंसस अपग्रेड्स आपको देखने को मिल सकते हैं और कंपनी छोटे छोटे एक्विजिशंस भी कर सकती है। खरीदारी करके चलिए 1040 तक के लक्ष्य आपको सन फार्मा दिखा सकता है। कंज्यूमर स्टेपल्स में गोल्डमैन सैक्स की आज एक रिपोर्ट आई है। ग्रामीण इलाकों की जिस तरह से मंदी चल रही है या फिर जो कमजोर डिमांड है उसके कारण उन्होंने कुछ एक अर्बन प्लेज या फिर अर्बन नेम्स को ये ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। कोलगेट को इसी के कारण यहाँ पर डाउनग्रेड कर रहे हैं। न्यूट्रल से इसकी रेटिंग घटा के सेल कर दिया, यानी बिकवाली करके चलिए। टारगेट प्राइस 901 रुपए से घटा करके 760 रुपए तक का दे दिया है। करंट मार्केट प्राइस से 12% की यहाँ पे गिरावट आ सकती है। एशियन पेंट्स को वहीं यहाँ पे अपग्रेड कर रहे हैं। न्यूट्रल से इसकी रेटिंग बढ़ा के बाय कर दी है, यानी आप खरीदारी करके चलिए। टारगेट प्राइस इन्होंने 788 से बढ़ा के 975 तक का कर दिया है। करीब 13% की तेजी ये स्टॉक भी दिखा सकता है। HUL के लिए इनका मानना है कि डिफिकल्ट होगा FY 16-17 में इनको सेल्स ग्रोथ जो कि इनका 11 to 13% का टारगेट है उसको मीट कर पाना। मारुति पर कई सारे भी डाउनग्रेड्स आपको हमने पहले बताए थे। आज क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म की रेटिंग मेंटेन कर रहा है। 5100 तक के लक्ष्य यहाँ पे दे रहा है। 15% की तेजी इनको इस स्टॉक में आती हुई उम्मीद है। अर्निंग्स अपग्रेड यहाँ पे होगा जिसकी वजह से स्टॉक का परफॉर्मेंस यहाँ से बेहतरीन होता हुआ नजर आएगा।
शुक्रिया नियति इस पूरे अपडेट के लिए। तो FI ब्रोकरेज हाउसेस का क्या व्यू है ये बता रही थी हमारी सहयोगी नियति। बढ़ते हैं आगे, धीरेन जी से बात करते हैं, जामनगर से जुड़ रहे हैं। नमस्ते धीरेन, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मेरे पास लॉयड इलेक्ट्रिकल्स है 29 शेयर और सिप्ला है 12। ओके, और लॉयड इलेक्ट्रिकल आपने 266 रुपए पे खरीदा है, 53 रुपए का नुकसान यहाँ उठाना पड़ रहा है। सिप्ला में इनकी खरीद का भाव 721 रहा है और सिप्ला में भी नुकसान हो रहा है। मानव, लॉयड इलेक्ट्रिकल और सिप्ला ये दोनों चार्ट पर आपको कैसे दिखते हैं? बाजार का जिस तरह का मूड है इसमें ये नुकसान में यहाँ बैठे हुए हैं, क्या करने की सलाह होगी सर? देखिए, सबसे पहले लॉयड इलेक्ट्रिकल में अपडेट देना चाहूँगा। ये स्टॉक एक्चुअली लास्ट कई हफ्तों से एक साइडवेज ट्रेडिंग बैंड में चल रहा है एंड ओवरऑल ट्रेंड लॉयड इलेक्ट्रिक का अभी भी इंटैक्ट है। ये लास्ट 3 से 4 सालों में एक बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है एंड लॉन्ग टर्म एवरेजेस के आसपास कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा है। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव की बात की जाए तो एक अच्छा सा सिमेट्रिकल पैटर्न बना के ब्रेकआउट दिया है विद वॉल्यूम्स इन लास्ट कपल ऑफ ट्रेडिंग सेशंस। मेरी सलाह ये रही कि लॉयड इलेक्ट्रिक में डेफिनेटली होल्ड करें बिकॉज मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में ऐसा मानना है कि स्टॉक जो इसका स्ट्रक्चर है हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम्स बना रहा है और अभी कहीं ना कहीं 180 के पास इसने एक हायर बॉटम बनाया जिसके चलते एटलीस्ट का प्रीवियस पीक 270 टेस्ट करेगा एंड इवन इट कैन एक्सीड दैट। सो चांसेस है कि लॉयड इलेक्ट्रिक में मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में 270 to 80 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। सिप्ला भी एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन मोड में है एंड इसका जो शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन पैटर्न बन रहा है वो एक जो इसका स्ट्रक्चर है अंडरटोन इसका अभी भी बुलिश है। ऑन दी लोअर साइड सिप्ला का 650 और 640 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्लस्टर्स है एंड देखे जाए तो इसका भी ट्रेंड इंटैक्ट है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग एन अपसाइड एटलीस्ट स्टॉक का जो प्रीवियस पीक था 740 एंड 750 वो टेस्ट करने आ सकता है इन नेक्स्ट 3 to 6 months. So both the stocks will be a hold for a medium term perspective. और अब इरशाद मेरे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। इरशाद जी नमस्ते, बताइए कौन से शेयर्स हैं आपके पास? नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मेरे पास SRL के 100 शेयर हैं जो कि 120 से बाय हैं और स्टरलाइट टेक के हैं जो 80 से बाय हैं। क्या मैं उन्हें इनसे एग्जिट करके SBI और हिंडाल्को में खरीद सकती हूँ? ओके, एग्जिट करना चाहते हो हिंडाल्को, दोनों में ही आपको बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है तो आपको लग रहा है कि अब प्रॉफिट बुक कर लें यहाँ पर? हाँ, क्या मैं निकल सकता हूँ यहाँ से? ओके, क्या निकलें अभी SRL और स्टरलाइट से? मैं पूछती हूँ मानव से ये सवाल। मानव जी, इरशाद के लिए क्या जवाब होगा? हिंडाल्को की भी ये बात कर दी, क्या इससे निकल के हिंडाल्को में जाना एक अच्छी चॉइस साबित होगी इनके लिए? देखिए, SRL की बात की जाए तो सबसे पहले आई थिंक आई विल अग्री विद हिम बिकॉज जिस तरीका का मोमेंटम हमने SRL में देखा है कहीं ना कहीं मोमेंटम में एक स्लो डाउन देखने मिल रहा है बिकॉज ये स्टॉक काफ़ी टाइम से 205 और 200 के लेवल्स पार नहीं कर पा रहा है एंड कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स के साथ हमने सेल ऑफ देखने मिला है। सो इट्स अ गुड टाइम टू बुक प्रॉफिट्स एट द करंट लेवल्स। स्टॉकटेक की बात की जाए, इस स्टॉक का जो जिस तरह का मोमेंटम हमने देखा है रिसेंटली, आई थिंक स्टरलाइट इस स्टॉक में तो डेफिनेटली होल्ड करके चले फॉर द नियर टर्म पर्सपेक्टिव, बट मैं इन्हें सलाह दूंगा कि 85 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं बिकॉज जब तक 8500 लेवल सस्टेन होता है आई थिंक ये स्टॉक का जो प्रीवियस पीक था 115-120 के आसपास जरूर आ सकता है एंड स्टिल मोर अपसाइड इज लेफ्ट इनटू द स्टॉक। मेटल स्टॉक में से मैंने करंटली सब JSW स्टील में एंटर करने की सलाह दूंगा बिकॉज कहीं ना कहीं वो स्टॉक ने दूसरे मेटल पैक्स में से काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिया है। हिंडाल्को में एक शॉर्ट टर्म पुल बैक रैली ही हमें देखने को मिल रही है बिकॉज स्टॉक काफ़ी ओवरसोल्ड जोन में से आया है, बट JSW स्टील ने जिस तरह का बेस बनाया लास्ट कई महीनों से स्टॉक 830-850 के लेवल्स के नीचे नहीं गया इन स्पाइट ऑफ सच अ वॉलेटाइल मार्केट्स एंड JSW स्टील फॉर द नियर टर्म मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव में हमारा ऑलरेडी एक बुलिश रिपोर्ट निकली हुई है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग एन अपसाइड टारगेट ऑफ क्लोज टू 1050 एंड जिसके चलते मैं JSW स्टील को बाय रेटिंग देना चाहूंगा एट दीज लेवल्स। ओके, और इसी के साथ हमारे एक मार्केट एक्सपर्ट मयूरेश जी से इजाजत लेने का वक्त आ गया। मयूरेश, कई स्टॉक्स पर चर्चा हुई है, आज के लिए कोई डिस्क्लोजर? प्रियंका जी, जो भी स्टॉक्स की हमने चर्चा की मेरी पर्सनल होल्डिंग तो है नहीं, लेकिन इट इज पॉसिबल कि ये सारे स्टॉक्स हमने रेकमेंड किए हुए हैं, क्लाइंट्स में भी हैविंग होल्डिंग्स इन देम। तो मयूरेश जोशी से हम इजाजत ले रहे हैं, लेकिन हमारे साथ हमारे दूसरे मार्केट एक्सपर्ट मानव चोपड़ा बने हुए हैं क्योंकि ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे मानव के साथ स्टॉक फटाफट।
आप देख रहे हैं सौदा आपका, वक्त है स्टॉक्स फटाफट का। मानव चोपड़ा मेरे साथ हैं आपके सभी सवालों का फटाफट जवाब देने के लिए। राजेश जी का है पहला सवाल मुंबई से, जो जानना चाहते हैं LNT में क्या करें। 100 शेयर है, 1680 रुपए में खरीदारी की थी। देखिए स्टॉक अभी भी अच्छे से लॉन्ग टर्म ट्रेंड में चल रहा है एंड शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में एक अच्छा सा बेस बना है, सो इट्स अ होल्ड। अमोल जानना चाहते हैं PTC इंडिया के बारे में। 200 शेयर 99 रुपए में खरीदारी की थी। देखिए ये स्टॉक लास्ट 4 महीने से एक डाउनवर्ड ट्रेंड में है एंड काफी टाइम से एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है एंड कंटिन्यूसली इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक कर रहा है। अपसाइड ये स्टॉक का लिमिटेड लग रहा है, सो आई थिंक चांसेस है कि ये स्टॉक ज्यादा अपसाइड सस्टेन नहीं करे, सो इट्स अ सेल। जयपुर के रोमित शर्मा के पास है हेवल्स के 50 शेयर, 291 रुपए में खरीदारी की है। अभी क्या करना चाहिए? हेवल्स में रिसेंटली काफी अच्छा करेक्शन हमें देखने को मिला है, जिसके चलते एक हायर बॉटम बेस बन रहा है नियर इट्स इंपॉर्टेंट एवरेजेस एंड फिबोनाची क्लस्टर्स। इन मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव वी एक्सपेक्टिंग अ 20% रैली, सो इट्स अ होल्ड। रायपुर के रहमत कुरैशी पूछ रहे हैं GSFC में क्या करें। 900 शेयर हैं, 90 रुपए में खरीदारी की थी। GFCFC का भी रिसेंटली जो ट्रेंड देखा गया है तो काफी बेरिश रहा है एंड स्टॉक भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स तोड़ रहा है। रिसेंटली जो ब्रेकडाउन हमने देखा है ये स्टॉक में विद वॉल्यूम्स हुआ है, सो इसमें डाउनसाइड आने की और संभावना रहेगी, सो इट्स अ सेल। अगला स्टॉक सुज़लॉन, विपिन कुमार के पास है 12,500 शेयर, 26 रुपए में खरीदा था। स्टॉक हम देखते हैं फ्रॉम द मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव एक अच्छा सा बेस बना रहा है एंड कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन बना रहा है विद अ राउंडिंग पैटर्न। सो एट द करंट लेवल्स इस स्टॉक को डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए बिकॉज चांसेस है कि अगले 1-2 महीने में स्टॉक में एक अपसाइड मूव आ सकता है फॉर 10%। अभिषेक के पास है रिको इंडिया के 250 शेयर, 484 रुपए में खरीदा था। ये स्टॉक का ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। इनफैक्ट लास्ट कई सालों से स्टॉक बहुत अच्छे अप ट्रेंड में चल रहा है। रिसेंटली भी स्टॉक ने जिस तरह का मूव देखा है फ्रॉम इट्स रीसेंट लोज, कहीं ना कहीं सजेस्ट करता है कि अपसाइड इसमें ऑलरेडी बाकी है, सो अपसाइड 20% का एक मूव आ सकता है इन द नियर टर्म पर्सपेक्टिव, सो इट्स अ होल्ड। शिवशंकर के पास है सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के 150 शेयर, 96 रुपए में खरीदारी की है। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज का लास्ट 3 से 4 महीने का पैटर्न देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है एंड प्राइस करेक्शन के साथ टाइम करेक्शन देखने मिल रहा है। सो फॉर द मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव स्टॉक का अभी भी ट्रेंड इंटैक्ट है एंड रिसेंटली स्टॉक ने एक अच्छा बुलिश सपोर्ट बनाया है, सो इट्स अ होल्ड। अगला स्टॉक भारती इन्फ्राटेल, राजकिशोर के पास है 100 शेयर, 422 रुपए में खरीदारी की थी। स्टॉक ने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से एक बहुत अच्छा सा फॉर्मेशन बनाया एंड रिसेंटली लो में से जिस तरह का रैली देखा है विद वॉल्यूम्स क्लियरली संकेत दे रहा है कि एक मीडियम टर्म ट्रेंड रिवर्सल आ चुका है फ्रॉम इट्स प्रीवियस ट्रेंड। इन द नियर टर्म पर्सपेक्टिव स्टॉक में 15% अपसाइड आ सकती है, सो इट्स अ होल्ड। अजय जानना चाहते हैं पुंछ लॉयड में क्या करें। 1000 शेयर 110 रुपए में खरीदा था। पुंजलाइट कई सालों से एक अंडर परफॉर्मर रहा है मार्केट में और अभी भी इसका जो ट्रेंड है प्राइमरी ट्रेंड अभी भी डाउन साइड है। यहाँ से अपसाइड 5 to 10% का गैप लग रहा है एंड आई डोंट सी द स्टॉक गोइंग बियॉन्ड दैट, सो एट द करंट लेवल्स आल्सो इट्स अ सेल। उर्विक शाह के पास है रिलायंस पावर के 27 शेयर, 340 रुपए के भाव पर खरीदारी की थी। रिलायंस पावर ने रिसेंटली काफी अच्छी रैली देखी है रिसेंट लो से, बट अभी भी स्टॉक का जो भी ट्रेंड है इज स्टिल ऑन द डाउन साइड सिंस 2010, सो जिसके चलते एट द करंट लेवल्स आई थिंक इट्स गुड टाइम टू एग्जिट इनटू द स्टॉक बिकॉज यहाँ से स्टॉक का ज्यादा अपसाइड नहीं दिख रहा है एंड इवेंचुअली द स्टॉक विल सी अ डाउन टर्न अगेन। इसी के साथ मानव आज हमारे पास इतना ही वक्त था। शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। आज के लिए कोई डिस्क्लोजर सर? I don't have any position in the stock discussed, but we have recommended the same to our clients. धन्यवाद मानव। तो मानव के साथ मुझे भी यही आज शो में इजाजत दीजिए। सौदा आपका में आज इतना ही। नमस्कार। लेकिन ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार का जानिए ताजा हाल कमोडिटी राउंडअप में। पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठकर निकाल देंगे? अरे
अपने दिल के बारे में भी कुछ तो सोचिए। दिल का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है। आखिर कैसे रखते हैं आप अपने दिल का ख्याल? इसमें दोस्त, खाना पीना और घूमना फिरना सबकी बड़ी भूमिका है। आज शाम को हम आपको बताएंगे दिल को दुरुस्त रखने का एक खास नुस्खा।